नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को एक कार में विस्फोट की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह धमाका भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जिससे आसपास खड़ी कई कारों में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की सूचना मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। पुलिस और राहत टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की निगरानी के लिए बीजेपी शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बुलाई गईं, लेकिन किसी गैर बीजेपी राज्य से एक भी पुलिस कर्मी नहीं भेजा गया। तेजस्वी ने पूछा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु से पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम चुनाव में पक्षपात और हस्तक्षेप को दर्शाता है। तेजस्वी ने कहा कि 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। तेजस्वी ने कहा कि 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा, जहां रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव को लेकर रेलवे पर लगाए गए अपने आरोपों को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का स्पष्टीकरण अधूरा है और दावा किया कि स्पेशल ट्रेनें हरियाणा के करनाल से सिर्फ भाजपा समर्थकों को बिहार भेजने के लिए चलाई गई। सिब्बल ने कहा कि अब साफ है कि ये ट्रेन बीजेपी वोटर्स के लिए थी और उसका खर्चा भी बीजेपी ने उठाया। वे खुद कह रहे थे कि सैनी जी हमें भेज रहे हैं। सिब्बल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि करनाल से लोगों को बिहार भेजा गया। सिब्बल ने कहा कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। हालांकि सत्य हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इससे पहले रेलवे ने कहा था कि त्योहारी सीजन में कुल 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 10,700 का समय तय है और लगभग 2,000 ट्रेनों को मांग के अनुसार चलाया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि भीड़ बढ़ने पर वॉर रूम प्रणाली के जरिए तुरंत ट्रेनें चलाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को वोटबंदी करार दिया और चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस कवायद के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ममता ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, उसी तरह अब वोटबंदी हो रही है। यह सुपर इमरजेंसी का नया रूप है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 2-3 महीने में पूरा नहीं हो सकता और इसे जबरन कराया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा मुझे SIR के खिलाफ बोलने पर जेल भेज सकती है या मेरा गला भी काट सकती है, लेकिन मैं लोगों के मताधिकार पर रोक नहीं लगने दूंगी। उन्होंने GST की भी आलोचना की और इसे एक भूल बताया, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार GST के नाम पर लोगों को लूट रही है। दिल्ली के कानून मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगे के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक सेशन कोर्ट ने साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कपिल मिश्रा को जांच से मुक्त कर दिया है। कपिल मिश्रा को ये राहत रॉस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने दी। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच के आदेश ट्रायल कोर्ट ने दिए थे। कपिल मिश्रा की भूमिका के संबंध में यह आदेश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर दिया गया था। इलियास ने दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में छात्रों को मिलने वाली नौकरियों और सैलरी दोनों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के तैयार किए गए लेकिन जारी न किए गए नए आंकड़ों से पता चलता है कि बीटेक के अंतिम वर्ष के छात्रों की कैंपस प्लेसमेंट दर और औसत सैलरी पैकेज में बड़ी कमी आई है। जयराम रमेश के अनुसार 2021-22 से 2023-24 के बीच 7 पुराने IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रुड़की में प्लेसमेंट में 11% की गिरावट और सैलरी में 0.2 लाख रुपए की कमी दर्ज हुई है। वहीं अन्य 8 IIT में 9% की गिरावट और औसत पैकेज में 2.2 लाख रुपए की कमी आई।
उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि देश में बेरोजगारी और सैलरी ठहराव की समस्या अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 23 आईआईटी में बीटेक छात्रों का औसत प्लेसमेंट 90% से घटकर 80% पर आ गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार से नीतियों में शाकाहार को प्रमुखता देने की अपील की और कहा कि अगर संभव हो तो हिंदू समाज में मांसाहार खत्म किया जाए। उन्होंने गैर शाकाहार को बीमारी की तरह बताया। उनके बयान को केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह विविध खानपान वाली भारतीय संस्कृति पर एकरूपता थोपने की कोशिश है। भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमान और ईसाई संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी पृथक पहचान छोड़नी होगी, जिससे उनकी कथित समावेशिता पर सवाल उठे। पहले भी संघ ने सिखों को हिंदू बताने की कोशिश की थी, जिसे सिख समुदाय ने अस्वीकार किया। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिससे उसकी जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। 3 बार प्रतिबंध झेल चुका संघ अब भी अपनी फंडिंग और ढांचे को लेकर पारदर्शी नहीं है। आलोचकों के अनुसार संघ की एक संस्कृति एक पहचान की सोच भारत की बहुलता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था और जीवन शैली चुनने की आजादी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी हब और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार और सुविधा के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 171 जनसभाएं की हैं और हर जिले में लोगों में बदलाव का मूड दिख रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 20 साल में एनडीए सरकार के दौरान बिहार बेरोजगारी और पलायन में सबसे आगे रहा और राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गया, लेकिन इस बार लोग जाति या धर्म से ऊपर उठकर विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोटिंग से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था, लेकिन 10 नवंबर तक भी पुरुष और महिला मतदाताओं के आंकड़े जारी नहीं किए गए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब पहले मैन्युअली आंकड़े उसी दिन जारी कर दिए जाते थे, तो अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पाप छिपा रही है और चुनाव आयोग उसका औजार बन गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और जनता को पारदर्शी जानकारी से वंचित किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण की वोटिंग में 64.66% मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा दोबारा साफ तौर पर घोषित कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि एनडीए में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कह चुके हैं कि हमारे पास कोई खाली जगह नहीं है। जब नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री हैं, तो किसी नए नाम की जरूरत क्यों? हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ फैलाने में लगा है, लेकिन एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि चुनाव से पहले और पहले चरण से भी पहले किसी भी बीजेपी नेता का ये बयान नहीं आया था कि नीतीश सीएम फेस हैं। वो कह रहे थे कि चुनाव बाद विधायक दल तय करेगा, लेकिन अब पहले चरण के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। बरेली में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वह गीत है जिसने भारत की सोई हुई चेतना को जगाया और आज़ादी की लड़ाई में यह विदेशी दास्ता से मुक्ति का मंत्र बन गया। योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम के छंदों में संशोधन करने की कोशिश की और कहा कि केवल 2 छंद ही पर्याप्त हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन ताकतों को पहचानें जो भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। हमें उनसे प्रभावी तरीके से निपटना होगा ताकि कोई भारत की एकता को चुनौती देने वाला कोई जिन्ना ना पैदा हो। योगी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जाति या धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता और जो राष्ट्रीय एकता में बाधा डालेगा उसे रोकना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटकों की भारी बरामदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री, 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में श्रीनगर के अल फलाह विश्वविद्यालय में शिक्षक डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी शामिल हैं, जिसने थौज गांव में किराए के मकान में विस्फोटक छिपा रखे थे। पुलिस के अनुसार डॉक्टर शकील जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में पहले से वांटेड था। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर, हरियाणा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कोशिश का हिस्सा थी, जिसने दिल्ली NCR में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने बताया कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक के जिलों में और दूसरा चरण 11 दिसंबर को बाकी जिलों में होगा। मतगणना 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और सभी मतदान केंद्र आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। मतदाता वोट देने के लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें कि केरल में कुल 941 ग्राम पंचायतें, 87 नगर पालिकाएं, 6 निगम, 14 जिला पंचायतें और 152 ब्लॉक पंचायतें हैं। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर कुछ लोगों के नमाज अदा करने का वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग टर्मिनल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और पास में सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से पूछा कि क्या नमाज अदा करने वालों ने सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थना की अनुमति ली थी। उन्होंने कहा कि जब RSS अनुमति लेकर रूट मार्च करता है तो सरकार उसे रोकती है, लेकिन हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी गतिविधि पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि क्या यह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और राज्य सरकार इसे मंजूर करती है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।